हेलो स्टूडेंट्स, मैं रत्नेश सर आज आप लोगों को क्लास 5 SST चैप्टर नंबर 11 डेजर्ट एंड फॉरेस्ट के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। इस चैप्टर से पहले आपको चैप्टर नंबर 10 में वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में समझाया गया था और आशा है कि आप उस चैप्टर को अच्छे ढंग से देखे होंगे कि वेदर क्या है, क्लाइमेट क्या है। तो आज हम लोग इस चैप्टर में डेजर्ट के बारे में स्टडी करेंगे और फॉरेस्ट के बारे में यानी मरुस्थल और वन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, बुक निकाल लें अपने सामने और बुक के आधार पर आप स्टडी करना प्रारंभ करें। इन डेजर्ट, इन द हॉट डेजर्ट द टेम्परेचर डिफरेंस आर एक्सट्रीम। यानी आप पहले देख लीजिए, इन द वी हैड स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म। यानी पिछले चैप्टर में हमने विभिन्न प्रकार के भूभाग के बारे में स्टडी किया था, जैसे वैली, ग्लेशियर, प्लेटू, माउंटेन, यानी डिफरेंट लैंडफॉर्म्स के बारे में स्टडी किया। और इस चैप्टर में हम लोग जो लैंडफॉर्म है उसी में डेजर्ट और फॉरेस्ट के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, डेजर्ट जो होते हैं आप लोग जानते ही हैं, अपने देश में भी ये डेजर्ट है कि दो तरह के होते हैं, हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट। हॉट डेजर्ट यानी जहां का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता हो, जो वनस्पति विहीन क्षेत्र है। और कोल्ड डेजर्ट जहां का टेम्परेचर काफी कम रहता है और सालों भर वो बर्फ से अच्छा ढके हुए रहता है, उसे कोल्ड डेजर्ट के रूप में चलते हैं। तो पहले आप देखें, द टेम्परेचर डिफरेंस आर एक्सट्रीम। डे टेम्परेचर रीच 45 डिग्री या मोर वेल द मिनिमम टेम्परेचर कुड बी बिलो 0 डिग्री। यानी डेजर्ट एरिया का टेम्परेचर जो है 45 डिग्री से एबव मैक्सिमम जाता है और मिनिमम अप्रॉक्स 0 डिग्री के आसपास रहता है। उस क्षेत्र में मॉइस्चर जो होती है 9 के बराबर, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मॉइस्चर द डेजर्ट एयर इज ड्राई। और मॉइस्चर विहीन क्षेत्र हो, जो कि टेम्परेचर ज्यादा है, तो क्या होगा, इवेपोरेशन क्रिया ज्यादा होगी। इवेपोरेशन क्रिया ज्यादा होगी तो उस क्षेत्र में नमी नहीं होगी। नमी नहीं होगी तो जो हवा है वह शुष्क हवा होगी, जिसमें रहना काफी मुश्किल हो जाएगा। जैसे आप लोगों के अपने यहाँ मई जून में क्या स्थिति होती है, जब तेज पछुआ हवा चलती है तो भीषण टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसके कारण वातावरण से मॉइस्चर समाप्त होने लगती है और हम लोग को सांस लेना खुले में दिक्कत हो जाती है। द सनलाइट रीच द ग्राउंड डायरेक्टली मेकिंग एक्सट्रीमली हॉट। और इस क्षेत्र में जो सूर्य का प्रकाश आती है वो इतनी बहुत ही ज्यादा हॉट होती है ड्यूरिंग द नाइट। तो दूसरी तरफ रात के समय में एकाएक क्या होता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है, गिर जाती है। द लैंड गिव्स आउट हीट इनटू स्पेस, thus cooling faster and reducing the temperature drastically. Some area develop into desert as they are situated in the rain shadow region of the mountain. अब दिन में टेम्परेचर काफी ज्यादा हो गई, जैसे सूर्यास्त हो जाती है तो टेम्परेचर एकाएक क्या होता है, डाउन हो जाता है। टेम्परेचर गिरने से क्या होता है, उस क्षेत्र में ठंडा का एहसास होनी शुरू हो जाती है। और ये डेजर्ट एरिया बनता कैसे भाई, तो वो तो आगे चलकर देखेंगे, लेकिन सिंपल वे में कह सकते हैं कि जिस क्षेत्र में वर्षा 9 के बराबर होती है, खास करके माउंटेन एरिया के क्षेत्र में जहां पर वर्षा 9 के बराबर होती है, दिस रीजन रिसीव लेस रेनफॉल। यानी पहाड़ के विपरीत क्षेत्र में जो भूभाग आता है वहां पर वर्षा 9 के बराबर होती है। और वर्षा कैसे होती है, पिछले चैप्टर में आप लोगों को बताए होंगे सर, कि जब सी एरिया से जो मॉइस्चर युक्त तो हवा चलती है ऊपर, तो आगे जाकर के क्लाउड बंद इस फॉर्मेशन में, माने विभिन्न तरह के फॉर्मेशन वो बताए होंगे, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, ये सब बताए होंगे। और उसके द्वारा जो बादल का निर्माण होता है, जब आगे चलती है बादल काफी ऊंचाई से, तो आगे चलकर के पहाड़ों से वो टकराती है, वहां का टेम्परेचर काफी कम जाता है, फिर एक टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उस एरिया में वर्षा के रूप में गिरती है। और जहां हुआ हवा उस क्षेत्र में किसी भी माउंटेन एरिया से टकराएगी नहीं तो क्या होगा, वो पास कर जाएगी, तो उस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है। तो अब हम लोग आगे देखें वर्षा कैसे होती है, तो इसके बारे में आप लोगों को विशेष नेक्स्ट चैप्टर वगैरह में बताए जाएंगे अगले क्लास में। द कोल्ड डेजर्ट आर द डेजर्ट फाउंड इन द पोलर रीजन। ये तो हॉट डेजर्ट की चर्चा होगी कि जहां का टेम्परेचर काफी ज्यादा होती है। अब कोल्ड डेजर्ट जो होता है हमारा ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित है। द कोल्ड डेजर्ट हैव स्नो व्हिच इज ए फॉर्म ऑफ वाटर।
कोल्ड डेजर्ट क्या होता है? बर्फ से अच्छा ढके हुआ भूभाग। अब बर्फ है क्या? तो ये पानी का ही एक रूप है, ये आप लोग जान रहे हैं। कोल्ड डेजर्ट का सबसे अच्छा उदाहरण आप लोगों का है अंटार्कटिका, जो ध्रुवीय क्षेत्र है, विच इज कंपोज 98% कॉम्पैक्ट स्नो एंड आइस। यह क्षेत्र जो है 98% जो है बर्फ से ही ढके हुए हैं। अंटार्कटिका, there are some regions which do not get snow or any other form of precipitations as they are located behind the mountain which block and cold wind। अब जो भूभाग वहां पर बचा हुआ है वह प्रिसिपिटेशन के कारण उस क्षेत्र में ठंडी हवा चलती है। These regions are rocky and have low humidity, जिसके कारण उस क्षेत्र के जो पहाड़ी भूभाग है जहाँ की ह्यूमिडिटी जो है, मॉइस्चर, प्रिसिपिटेशन के कारण काफी कम हो जाती है, नमी काफी कम हो जाती है, क्योंकि जो भी नमी है क्या हो जाता है, टेम्परेचर इतना कम है कि वह बर्फ के रूप में जम जाती है। तो वातावरण में, हवा में तो मॉइस्चर होगी नहीं। सच रीजन आर कॉल्ड द ड्राई वैली ऑफ अंटार्कटिका, जिसके कारण वह अंटार्कटिका का क्षेत्र जो होता है शुष्क हो जाता है। यानी अब ये पानी से इवेपोरेट होगी, टेम्परेचर आएगा, इवेपोरेशन होगा, तभी तो वातावरण में, एयर में मॉइस्चर उपस्थित होगा। लेकिन टेम्परेचर इतनी कम है कि वहां इवेपोरेशन क्रिया हो ही नहीं पाती है, प्रिसिपिटेशन प्रक्रिया नहीं हो पाती है, जिसके कारण वातावरण में नमी नहीं होती है। अब देखिए कि इसका डेजर्ट एरिया का गुण क्या है। सैंड इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द हॉट डेजर्ट। यानी अब चले फिर हॉट डेजर्ट की ओर, कि हॉट डेजर्ट में क्या होता है, बालू ही बालू भरे हुए रहते हैं। दे कवर ओनली 20% ऑफ टोटल डेजर्ट एरिया। They cover only 20% of the total desert area. The desert is marked by the presence of sand sheet and sand seas. माने 20% भूभाग जो है बालू से आच्छादित रहता है, जिसके कारण वह दूर से ही देखने पर क्या लगता है, बालू का, माने समुद्र की भांति वह दिखाई पड़ता है। चारों तरफ बालू ही बालू नजर आती है। सैंड सीट, बालू की एक परत बिछी हुई रहती है। द सैंड सी आर ह्यूज रीजन कवर्ड इन सैंड विच लुक लाइक वेव इन द सी। जैसे समुद्र में जल तरंग उठती है ना, वैसे ही रेगिस्तानी हॉट डेजर्ट एरिया में बालू का जो परत पर परत जो जमी हुई होती है वह वेव की भांति दूर से नजर आती है। द विंड पैटर्न ऑफ्टन डिटरमाइन द शेप ऑफ द ड्यून्स। और जब हवा, तेज हवा चलती है तो क्या करती है, उस बालू को उठा करके एक जगह से दूसरी जगह तक डिपोजिट कर देती है। माने यहाँ उठाई, तेज हवा के कारण बालू क्या होती है, हवा के साथ गमन करती है और दूसरी जगह जाकर के ड्रॉप गिर जाती है, तो वहां बालू का ढेर लग जाता है, जिसे सैंड ड्यून्स के रूप में हम लोग जानते हैं। अब दे आर ऑल्सो डेजर्ट, लेक एंड ओएसिस। दे आर सम ऑफ द फ्यू रीजन वेयर देयर इज वाटर। अब रेगिस्तानी क्षेत्र में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पानी की उपलब्धता होती है बहुत ही कम, जहां पर डेजर्ट एरिया जो है लैंड एरिया, सॉइल एरिया से जाकर संपर्क होता है, तो उस क्षेत्र में यदा कदा आपको पानी देखने को मिल जाती है, जिसे हम लोग ओएसिस के एरिया के रूप में उसको हम जानते हैं। अब देखें सऊदी अरेबिया एक डेजर्ट कंट्री, यानी सऊदी अरेबिया एक डेजर्ट कंट्री है। इसके बारे में हम चर्चा करें कि मोर देन द हाफ ऑफ सऊदी अरेबिया इज ए डेजर्ट। सऊदी अरेबिया का आधा से ज्यादा भाग जो है मरुस्थलीय है। This part of Saudi Arabia contain the world's largest continuous sand desert। विश्व के सबसे बड़े सैंड डेजर्ट एरिया के रूप में इसकी गणना होती है। The Rab al Khali, also known as the Empty Quarter। सऊदी अरेबिया ऑक्यूपाई अरेबियन पेनिनसुला। सऊदी अरेबिया कहाँ स्थित है, तो अरबिय प्रायद्वीप में स्थित है। इसके बगल में रेड सी है, गल्फ ऑफ अगक्वा एंड द पार्सियन गल्फ सराउंडिंग। इसके चारों ओर एक गल्फ ऑफ एक्वाबा है और तो दूसरी तरफ पार्सियन मान पारस की खाड़ी और एक्वा की खाड़ी स्थित है। यहाँ का क्लाइमेट कैसा है भाई, तो जैसे ही यह हॉट डेजर्ट में रखते हैं तो डे यहाँ का काफी हॉट होता है, बट नाइट जो होती है वेरी कोल्ड होती है और ऑलमोस्ट नो रेन, वर्षा नहीं यहाँ पर नहीं होती है। यहाँ की राजधानी आप लोग जानते हैं रियाद है। यहाँ की जो प्रमुख शहरें हैं जद्दा और मक्का है। यहाँ की मुख्य भाषा है अरबिक है और यहाँ का धर्म इस्लाम है।
इसके बारे में। और यहाँ पर मुख्य रूप से चूंकि डेजर्ट एरिया है तो आप लोग शुरू से क्लास 4 में भी पढ़े होंगे कि डेजर्ट एरिया की मुख्य वनस्पतियों में कैक्टस आता है, टेंडेंट ट्री आते हैं, ओएसिस सपोर्ट डेड पाम यानी खजूर के वृक्ष इस क्षेत्र में जहां पर ओएसिस एरिया है वहां पर खजूर के पेड़ भी पाए जाते हैं। उसके बाद देखें कि नेचुरल रिसोर्सेज, यहाँ पर मुख्य रूप से ऑयल, गैस एंड मिनरल्स सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अब चलते हैं कोल्ड डेजर्ट एरिया यानी ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। ग्रीनलैंड एक स्वतंत्र देश है विथ इन द किंगडम ऑफ डेनमार्क। डेनमार्क एक गणराज्य है, उस गणराज्य के साथ ग्रीनलैंड एक स्वतंत्र देश बना हुआ है। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ नॉर्थ अमेरिका। यह नॉर्थ अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा देश में से आता है। इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड। साथ ही साथ यह ग्रीनलैंड आपको हमेशा के लिए याद रखना होगा कि विश्व का सबसे बड़ा टापू वाला देश, आइलैंड वाला देश ये आता है। इट्स लोकेटेड बिटवीन द आर्कटिक एंड अटलांटिक ओशियन। यह आर्कटिक सागर और अटलांटिक महासागर के बीच में स्थित है। ग्रीनलैंड आइस शीट फॉर्म ह्यूज ग्लेशियर which move toward the coast. Here the ice break of the form of the iceberg. The ice cap's total area is 1.8 million स्क्वायर किलोमीटर। यानी ग्रीनलैंड जो सबसे बड़ा टापू वाला देश है, तो यह चूंकि आर्कटिक और अंटार्कटिक ओशियन से जुड़ी हुई है, तो इस क्षेत्र में बड़े बड़े ग्लेशियर जो है, बड़े बड़े बर्फ की जो चट्टाने हैं वह स्थित है और वह मूव करके ग्रीनलैंड के तटीय क्षेत्र की ओर आती है। माने अटलांटिक और आर्कटिक ओशियन को क्रॉस करते हुए बड़े बड़े ग्लेशियर्स, जिसे हम लोग आइसबर्ग के रूप में जानते हैं, वह पानी पर तैरते हुए कोस्टल एरिया की ओर मूव करते हैं। यहाँ का जो क्लाइमेट आप खुद जान जाइएगा, क्या है भाई, जब यह कोल्ड डेजर्ट एरिया है तो क्लाइमेट कैसा होगा। टेम्परेचर जो होता है यहाँ का काफी कम होता है। एवरेज टेम्परेचर यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास होती है। द टेम्परेचर इज अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस इन जोफोर्ड। Fjord is a narrow inlet with vertical side created in a valley impressed by the glacial activity. अब इस देश की राजधानी आपको याद रखना होगा नूक, NWK नूक। यहाँ की जो मेन सिटीज है सिस्म्यूट एंड इल्तुस्टैट, याद रखना होगा LLISSAT। यहाँ के व्यक्तियों के बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त करें कि यहाँ पर टेम्परेचर काफी कम रहता है। यहाँ तो आपको बता दिया कि एवरेज टेम्परेचर जो है 10 डिग्री सेल्सियस, इससे भी काफी कम है। ठंड के मौसम में यहाँ -20 -30 डिग्री के अप्रोक्स में पहुंच जाती है। ग्रीनलैंड इज द मोस्ट स्पार्शियली पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ इट्स हार्श क्लाइमेट। यहाँ का जो क्लाइमेट है उसके कारण यहाँ की जनसंख्या घनी नहीं है, बहुत ही कम जनसंख्या यहाँ की है। It is believed that the Norsemen settled in the southern part of Greenland. ग्रीनलैंड के दक्षिणी भाग नॉर्समन में ज्यादातर जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद हम लोग देखें कि their colonies displaced in the late 15th century. By this time, Inuits had arrived and settled on this land. माने यहाँ के मुख्य निवासी जिसे हम लोग इन्यूट के नाम से जानते हैं, आज से 15वीं शताब्दी में यह क्षेत्र जो था, जो यहाँ पर कॉलोनी बसी हुई थी, वह इन्यूटों की थी, जो स्थानीय पीपुल जिसको कहते हैं, यानी नेटिव पीपुल ऑफ ग्रीनलैंड इज कॉल्ड इन्यूट। यहाँ की मुख्य भाषा जो है ग्रीनलैंडिक और डैनिश, डेनमार्क की मुख्य भाषा यहाँ की जाती है। यहाँ का मुख्य धर्म ईसाई है और व्यक्तियों का मुख्य पेशा जो होता है हंटिंग एंड फिशिंग, यानी शिकार करना और मछली मारना। क्योंकि समुद्री तटीय क्षेत्र से लगा हुआ है तो मछली मारना यहाँ का वह विशेष प्रकार की बोट का प्रयोग वो लोग करते हैं जिसको हम लोग क्याक के नाम से जानते हैं। और हार्पून एक विशेष प्रकार का जो भाला होता है उससे वो मछली को पकड़ने का काम या शिकार करने का काम उससे करते हैं। यहाँ की वनस्पति, चूंकि सालों भर यह क्षेत्र बर्फ से ढके हुए रहते हैं, मात्र 2 से 3 महीने का समय जो होता है वह बर्फ विहीन होता है। माने बर्फ उस क्षेत्र से पिघल जाती है या कम जाती है, तो वैसे समय में
यहाँ जो पौधे होते हैं समझ आप कल्पना कर सकते हैं कि कितने उनका विकास होगा। तो यहाँ मुख्य रूप से जो फ्लोरा और फाउना जो होती है वो पाई जाती है। इसके अलावा 500 अलग अलग प्रकार के पौधे यहाँ पर पाए जाती है, जो जिसकी हाइट मुश्किल से 13 से 15 सेंटीमीटर के आसपास होती है। इससे ज्यादा बड़ा पेड़ पौधे वहां पर नहीं पाए जाते हैं। फ्रूट्स इंक्लूड ब्लैकबेरी, यहाँ पर मुख्य रूप से ब्लैकबेरी जो एक विशेष प्रकार का फल होता है, ब्लूबेरीज ये यहाँ पर पाए जाते हैं। फौना के रूप में यहाँ पर ग्रीनलैंड इज ऑल्सो कॉल्ड कैलिट न्यूनेट एंड ग्रीनलैंडर्स लैंड। पोलर बियर, शील, मस्क ऑक्स, नार्वेल, वालरस यहाँ पर प्रमुख रूप से ये सब यहाँ के प्रजातियों में से हैं। उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पर मुख्य रूप से कोयला, लोहा, इस सब के अयस्क पाए जाते हैं। लीड, जिंक, डायमंड, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब मुख्य रूप से यूरेनियम इस क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा पाया जाता है। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो इस तरह से हम लोग देखें डेजर्ट एरिया। अब हम लोग अगले में देखेंगे। तो अब हम लोग चले फॉरेस्ट एरिया में। डेजर्ट एरिया तो देख लिए कि दो तरह के हैं, कोल्ड एंड हॉट। अब हम चलते हैं फॉरेस्ट एरिया में। द फॉरेस्ट इज ए रीजन विच हैज हाई डेंसिटी ऑफ ट्री, माने फॉरेस्ट उस क्षेत्र को कहा जाता है जहां पर घने जंगल, घने बने पेड़ पौधे हो, बहुत ही सघन क्षेत्र हो पेड़ पौधे से। फॉरेस्ट रिप्रेजेंट ए कंप्लीट सेल्फ सफिशिएंट इकोसिस्टम विच प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यानी जंगल जो है पूरे इकोसिस्टम पारिस्थितिकी को बताता है, परिस्थितियों को बताने में एक महत्वपूर्ण भूमिका हमारे इस पेड़ पौधे की है, फॉरेस्ट की है। दे आर द सोर्स ऑफ मेनी नेचुरल रिसोर्सेज, यानी जंगल जो है कई सारे प्राकृतिक स्रोत की जड़ें होती है। मान बहुत सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में फॉरेस्ट एरिया काफी इंपॉर्टेंट है, काफी रिच है। दे आर द सोर्स ऑफ मेनी नेचुरल रिसोर्सेज, हेल्प इन कैप्चरिंग एंड द कार्बन डाइऑक्साइड, कंट्रोल द इरोजन ऑफ टॉप सॉइल, मॉनिटर द क्लाइमेट चेंजेस एंड क्लीन द वाटर। यानी देखिए कितना बड़ा है ये जंगल क्षेत्र हमारे लिए काम करता है। तो सबसे पहले क्या किया, ये आप लोग जान रहे हैं कि ब्रीथिंग सिस्टम में पौधे क्या कौन सी गैस लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, यानी हमारे वातावरण को शुद्ध करने का काम भी हमारे, अगर जंगल न रहे तो क्या होगा, हमारा वातावरण अशुद्ध हो जाएगा। दूसरा क्या किया कि पेड़ पौधे के कारण जो टॉप सॉइल है उसका इरोजन नहीं होता है, माने भूक्षरण नहीं होता है। माने का पेड़ पौधे नहीं रहे, जंगल क्षेत्र नहीं रहे तो क्या होगा, वर्षा होगी। अगर वर्षा होती है तो क्या होगी, ऊपर की परत, मिट्टी की ऊपरी परत पानी में बह करके निकल जाएगी, माने फर्टाइल सॉइल वहां से रिप्लेस हो जाएंगे दूसरे क्षेत्र में। उसके बाद क्या करा है, मॉनिटर द क्लाइमेट चेंजिंग। अब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो क्या होगा भाई, क्लाइमेट में चेंजिंग आ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये सारा का मॉनिटरिंग हमारा फॉरेस्ट एरिया करता है। अब देखिए कि फॉरेस्ट एरिया को हम लोग स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से 6 ग्रुप में बांट करके हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें यहाँ पर, ये हम आपको अलग से बता दिए थे, आपके बुक में भी है कि मॉइस्ट ट्रॉपिकल 6 ग्रुप में जो है, पहला ग्रुप हो गया आपका मॉइस्ट ट्रॉपिकल यानी नम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जंगल का क्षेत्र। उसके बाद है ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यानी शुष्क उष्णकटिबंधीय वन। माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यानी पर्वतीय उप उष्णकटिबंधीय वन। माउंटेन टेम्परेट यानी पर्वतीय समशीतोष्ण वन। सब आल्पिन यानी उप उच्च पर्वतीय वन और आल्पिन यानी उच्च पर्वतीय वन। तो ये अलग अलग कैटेगरी में बांट करके यहां पर बताया गया है। इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ दिस इट्स साइज, यानी हमारा ये देश है भारत, इतना विशाल देश है जहां पर कई तरह की जियोग्राफिकली बाउंड्री इसमें समाहित है। डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट विथ इन इट्स जियोग्राफिकल बाउंड्री, माने विभिन्न तरह के पेड़ पौधे, जंगल वाला ये क्षेत्र है जो विभिन्न तरह के जियोग्राफिकल बाउंड्रीज को अपने अंदर समेटे हुए है। इट रेंज फ्रॉम द रेन फॉरेस्ट इन केरला। कैसे आप देख लें कि एक तरफ केरल का वन आच्छादित क्षेत्र है, वन से ढका हुआ प्रदेश है, तो दूसरी तरफ लद्दाख का क्षेत्र है, यानी केरल की वनस्पति किसी और प्रकार की है तो लद्दाख की वनस्पति किसी और तरह की है। तो दूसरी तरफ राजस्थान की वनस्पति किसी और तरह की है।
यानी सभी जगह की वनस्पतियों में विभिन्नता पाई जाती है, एक समान नहीं है। तो दूसरी तरफ आसाम का क्षेत्र है, सब अलग अलग कैटेगरी में आते हैं। तो इंडिया है बोथ रेन फॉरेस्ट एंड डिसीशियस फॉरेस्ट। तो इस तरह से भारत में दोनों तरह के वन है, यानी वर्षा वाला वन भी है तो पतझड़ वाला वन भी है। तो अलग अलग तरह के वन है। तो उसी में से दो वनों की चर्चा यहां पर की गई है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और टेम्परेट डिसीशियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वाला वन। अब इसके बारे में हम लोग जानकारी लें कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वाला वन आखिर है क्या। तो रेन फॉरेस्ट एट दैट नेम सजेस्टेड आर फॉरेस्ट व्हिच रिसीव हेवी रेनफॉल, यानी नाम से ही संबंधित उष्णकटिबंधीय वर्षा वाला वन, यानी वैसा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहां पर अत्यधिक वर्षा होती है, तो उसे हम उष्णकटिबंधीय वर्षा वाला वन क्षेत्र कहते हैं। दिस फॉरेस्ट आर फॉर्म ऑफ ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट, माने यह वन जो है ट्रॉपिकल एरिया में स्थित है, जहां पर की जलवायु जो है, जहां की जो क्लाइमेट है काफी वेट है, यानी आर्द्र है, नमी युक्त है। एवरेज रेनफॉल, और जहां पर वर्षा जो है लगभग 1750 to 2000 mm यानी मिलीमीटर होती है, यानी समझो कितनी वर्षा होती है। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड द लोलैंड इक्वेटोरियल एवरग्रीन फॉरेस्ट, माने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को हम लोग निम्न भूभाग का इक्वेटोरियल एवरग्रीन फॉरेस्ट के रूप में भी जानते हैं। दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन, इस तरह के वन जो है मुख्य रूप से हम लोग को दक्षिण भारत में देखने को मिलते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी। द हेवी रेनफॉल इन दिस रीजन मेक द सॉइल पुअर इन क्वालिटी एज द न्यूट्रिएंट्स गेट वॉशेस अवे। अब यहाँ की मिट्टी में अत्यधिक वर्षा होने के कारण क्या होता है कि मिट्टी का जो फर्टाइल पार्ट है वो पानी में तो बह करके निकल जाती है, जिसके कारण उसकी जो क्वालिटी होती है काफी पुअर होती है, उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, उसमें पोषक तत्व नहीं होते हैं। द एवरेज टेम्परेचर इन दिस फॉरेस्ट इज 26 डिग्री, माने इस क्षेत्र का जो एवरेज तापमान जो होता है 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। सम प्लांट्स एंड द रेन फॉरेस्ट हार्बर एंड स्प्लेंडिड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। इस क्षेत्र में विभिन्न तरह के जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। दे आर ऑल्सो ए स्टोर हाउस ऑफ मेडिक्लिनल हर्ब्स एंड प्लांट। अब चूंकि वर्षा वाला वन है तो विभिन्न तरह के दवाओं वाले जो पौधे होते हैं, मेडिसिन युक्त पौधे, जिसमें आप मान लीजिए कि वो मिंट हो गया या पेपर हो गया, ये सब क्या होता है, उससे औषधि तैयार होती है, गोलमरीच, ये सब। मोस्ट ऑफ द प्लांट एंड ट्री हैव ब्रॉडली, इस क्षेत्र में जो भी पेड़ पौधे हैं उसके पत्ते काफी चौड़े होते हैं। द इमर्जिंग एंड टॉलर ट्री, और पेड़ काफी लंबे लंबे होते हैं, और उसकी जो ऊपरी सिरा होती है कनोपी कवर, माने कोन की तरह होती है। इसमें मुख्य रूप से ट्रॉपिकल प्लांट्स में मैंगो, पपाया, बनाना और सुगर केन आता है। साथ ही साथ इस क्षेत्र में बम्बू यानी बांस के भी पौधे का विकास काफी तेज गति से होती है। अब हम लोग नेक्स्ट देखें कि टेम्परेट डिसीशियस फॉरेस्ट यानी कि सदा समशीतोष्ण पतझड़ वाला। द टेम्परेट डिसीशियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन रीजन दैट हैव कोल्ड विंटर एंड रिसीव मॉडरेट रेनफॉल, यानी कि जहां का जो तापमान कम होता हो और वर्षा सामान्य होती हो, न ज्यादा न कम। द ट्री इन दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स इन ऑटमन, यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो ऑटमन सीजन में अपने पत्तों को गिरा देते हैं। द ट्रॉपिकल स्पीसीज ऑफ इट डू इट इन दिसंबर। द मोस्ट डिसीशियस फॉरेस्ट आर कॉमन इन इंडिया एक्सेप्टेड इन द वेस्टर्न एंड नॉर्थर्न वेस्टर्न रीजन। अब डिसीशियस फॉरेस्ट में मुख्य रूप से भारत का पश्चिमी भूभाग और उत्तर और पश्चिमी तरह के जो क्षेत्र आते हैं वो इसमें सम्मिलित होते हैं। दे कवर द वेस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू के जो पश्चिमी भूभाग है और उत्तर पूर्वी भूभाग है, जहां पर वर्षा जो है मध्यम होती है, वह इस क्षेत्र में आता है। तो दूसरी तरफ हिमालय का फुटहिल यानी हिमालय का तराई वाला भाग भी इसमें सम्मिलित होता है, जिसे हम लोग शिवालिक रेंज के रूप में जानते हैं। यानी फिर चले जाए माउंटेन, जब पढ़े होंगे शुरुआती चैप्टर में,
तो माउंटेन को स्टडी करने के लिए हम लोग 3 भाग में बांटे थे। लोअर माउंटेन को हम लोग शिवालिक के रूप में जानते हैं, मिडिल में हिमाचल के रूप में जानते हैं, और सबसे टॉप माउंटेन को हिमाद्री के रूप में जानते हैं। तो शिवालिक रेंज इसमें आता है। शिवालिक रेंज में जो भी वनस्पति होती है वह हम लोग का टेम्परेट डिसीसियस फॉरेस्ट में आता है। इसमें मुख्य रूप से जो पौधे होते हैं काफी लंबे बड़े होते हैं और उनमें कई सारे ब्रांचेज निकले रहते हैं, कई सारे शाखाएं निकली हुई रहती है। इसमें आम, रोजवुड, शाल, टीक इत्यादि के पौधे आते हैं। सैंडलवुड, महुआ, जैकफ्रूट, बनियान, ये सब के पौधे भी इसमें शामिल होते हैं। अब हम लोग देखें कि फॉरेस्ट आर सेल्फ सफिशिएंट, यानी जंगल जो है अपने आप पे पूर्ण है। दे आर द सोर्स ऑफ मेनी प्रोडक्ट नीड बाय अस, जो हमारे लिए कई तरह के उत्पाद को देते हैं। रैपिड डिफॉरेस्टेशन हैज बीन टेकिंग प्लेस लीडिंग टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेलिकेट इकोसिस्टम ऑफ दिस फॉरेस्ट। अब हम लोग धीरे धीरे पेड़ पौधे को काटते जा रहे हैं। काटने के फलस्वरूप क्या होता है कि इससे हमारा जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र है, उस पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम लोगों को पेड़ पौधे को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। अगर किसी कारणवश आप लोग 1-2 पेड़ को काट देते हो तो कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम 1 पेड़ काट रहे हैं तो उसके जगह पर 2-4 पेड़ लगा दें, ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित रह सके। तो इस तरह से हम लोग का ये हुआ। अब हम देखते हैं कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, द लैंड ऑफ फॉरेस्ट, DRC, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में DRC कहते हैं। यह अफ्रीका में स्थित है। द सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड साउथ सूडान टू द नॉर्थ, माने इस DRC के दक्षिण में सूडान स्थित है। युगांडा, रवांडा और ब्रुंडी इसके पूर्व में स्थित है। जाम्बिया और अंगोला इसके दक्षिण में स्थित है। द रिपब्लिक ऑफ कांगो एंड अंगोलन इंक्लेव कम्बीडा एंड द अटलांटिक ओशन टू द वेस्ट। इसके पश्चिम में अटलांटिक महासागर स्थित है। इट इज सेपरेट फ्रॉम तंजानिया। अब इस DRC को तंजानिया से अलग करती है एक लेक, जिस लेक का नाम है तंजाइका, जो इसके पूर्व में स्थित है। TANGANYIKA। द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री, यह अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश आता है। कौन? DRC। द कांगो रेन फॉरेस्ट इज द सेकेंड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। ये भी आपको याद रखना है कि कांगो फॉरेस्ट एरिया जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा वर्षा रेन फॉरेस्ट एरिया है, वर्षा वाला क्षेत्र है। द फॉरेस्ट इन कांगो रीजन कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड, यानी कांगो क्षेत्र में जो वन प्रदेश है उसको हम लोग कई भागों में बांटते हैं। इसमें मुख्य रूप से सेंट्रल कंगोलियन लोलैंड फॉरेस्ट, ईस्टर्न कंगोलियन स्वैम्प फॉरेस्ट, नॉर्थ ईस्टर्न कंगोलियन लोलैंड फॉरेस्ट, साउथर्न कंगोलियन फॉरेस्ट। तो यानी अलग अलग नामों से हम लोग इसको स्टडी करेंगे, याद करेंगे। उसके बाद इस कांगो की जो कैपिटल सिटी है वो किंशासा है। यहाँ की मुख्य शहर गोमा लुम्बुबासाई है। यहाँ के व्यक्तियों को हम लोग बंटू के नाम से जानते हैं और पिग्मीज के नाम से जानते हैं। यानी ओरिजिनली द कांगो रीजन वाज इनहेबिटेड बाय पिग्मीज एंड लेटर बाय द बंटू एंड नीलोलिथिक ग्रुप्स। इसको याद मैंने मुख्य रूप से याद रखना है, पिग्मीज एंड बंटू। उसके बाद यहाँ की मुख्य भाषा, चूंकि यह क्षेत्र काफी पिछड़ा क्षेत्र था तो यहाँ पर यूरोपीय कंट्री की जो भी ट्रेडर्स आए वह यहाँ स्थायी रूप से बसे, तो यहाँ पर मुख्य भाषा फ्रेंच है, ऑफिशियल लैंग्वेज भी फ्रेंच है। इसके अलावा लिंगाला, किकांगो यहाँ की अन्य भाषाएं हैं। यहाँ मुख्य रूप से ईसाई धर्मावलंबी है, साथ ही साथ मुस्लिम धर्म भी यहाँ पर है। एवरग्रीन फॉरेस्ट ये क्षेत्र में आता है, साथ ही साथ सवाना ग्रासलैंड भी इस क्षेत्र में आता है। यहाँ पर चिंपांजी, बोनबो, एलिफेंट, माउंटेन गोरिल्ला, ओकापी पाए जाते हैं। यानी मुख्य रूप से यहाँ पर ओकापी का नाम आता है। नेचुरल रिसोर्सेज में मुख्य रूप से यहाँ पर जो प्राकृतिक स्रोत है ओर्स के रूप में वह कॉपर और डायमंड यहाँ पर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इंडस्ट्रीज के रूप में यहाँ पेट्रोलियम, सीमेंट, शुगर, पाम ऑयल का इंडस्ट्रीज है। तो एग्रीकल्चर में यहाँ पर कसावा
जिससे हम स्टेपल फूड के रूप में भी जानते हैं। स्टेपल फूड ऑफ कांगो यानी स्टेपल फूड ऑफ डीआरसी भी आपसे अगर पूछे तो आप कासावा का नाम वहां लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरे चैप्टर हम लोग के कंप्लीट हो रही है। इसमें हम लोग हॉट डेजर्ट के बारे में सऊदी अरेबिया का स्टडी किया, कोल्ड डेजर्ट के रूप में हम लोग ग्रीनलैंड का स्टडी किया, फॉरेस्ट एरिया में हम लोग अलग अलग फॉरेस्ट के रूप में हम लोग स्टडी किए, जिसमें मुख्य रूप से डीआरसी की चर्चा इसमें हमने की। तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट है और इसमें जो आप लोगों का क्वेश्चन आंसर है उसको आप सोल्व करने की कोशिश करें इस वीडियो के द्वारा, और इसमें जो समरी है उसको आप बार बार मेमोराइज करें, अच्छे ढंग से उसको याद कर लें ताकि आपका ये कंप्लीट हो जाए चैप्टर। फिर हम लोग विशेष अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। धन्यवाद।